हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एस.के. झा के बुक से 5 एडिशन 2024 से 25 का बुक है सामान्य विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें एस.के. झा का बुक है, देख सकते हैं 4000 मॉक क्वेश्चन है दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वन लाइनर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं A1 से फिजिक्स का। पहला से हम पढ़ते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? तो वलय पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है, ठीक है। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है? तो सभी प्रकार के दर्पण में होता है, ठीक है। परावर्तन की घटना किस प्रकार के दर्पण में होता है दोस्तों? तो सभी प्रकार के दर्पण में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है, ठीक है। पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों बदल जाते हैं। क्या होता है तो दोस्तों? तो दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, स्विच सर्किट में धारक को प्रवाह को तोड़ता है, जोड़ता है, दोनों होता है, ठीक है। तोड़ता जोड़ता दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट के कारण, ठीक है दोस्तों। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट, ठीक है। अब आते हैं, फिलामेंट होता है धातु का पतला तार से। फिलामेंट होता है धातु का पतला तार से होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। आकर्षित करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये भी है। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहे के कण चिपकेगा उतना ही अधिक, ठीक है, उतना ही अधिक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर कर लेते हैं। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है उत्तर से दक्षिण होता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है उत्तर से दक्षिण होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो लोहा। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है दोस्तों? तो लोहा बचाया जाता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस पर बनता है दोस्तों, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस, ठीक है। अब आते हैं, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? तो पर्दा पर उतारा जा सकता है, केवल वास्तविक को उतारा जाता है दोस्तों, केवल वास्तविक को। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? तो केवल वास्तविक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रतिकर्षित हो सकता है चुंबकीय बल या विद्युत बल्ब हो सकता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है चुंबकीय बल या विद्युत बल्ब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। घर्षण निर्भर करता है तो सतह के प्रकृति पर करता है।
घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर करता है, ठीक है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। इसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम स्थितिक घर्षण, गतिज ऊर्जा और लैटिनिक घूर्णनी घर्षण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा होता है स्थितिक घर्षण, उसके बाद होता है गतिज घर्षण, उसके बाद होता है लैटिनिक घूर्णी घर्षण होता है या घूर्णी घर्षण, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन करने का उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता निर्भर करता है, ठीक है, आयाम पर। किस पर करता है दोस्तों? तो आयाम पर करता है। ध्वनि की प्रबलता का व्यावहारिक मात्रक होता है डेसिबल होता है दोस्तों। अब आते हैं ध्वनि की प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रस्राव ध्वनि की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है दोस्तों। प्रस्रावित ध्वनि की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अपस्राव होता है 20 हर्ट्ज और प्रस्राव ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से ऊपर, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है मनुष्य के द्वारा सुना गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तीनों प्रभाव क्या करता है दोस्तों? तो उत्पन्न करता है। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक और चुंबकीय जो है तीनों प्रभाव क्या करता है? तो उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आते हैं विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो Cr क्रोमियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम Cr, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी जो है एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है आवेश, जिससे पता लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है दोस्तों? आवेश। और इसको इंग्लिश में बोला जाए तो चार्ज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेत्र कोश का जो होता है उत्तरदायी होता है और सुग्राही कार्य करता है। तो सलकाएँ छड़ जो है उत्तरदायी होता है, तीव्रता उत्तरदायी होता है। और जो मंद प्रकाश जो है सलकाएँ छड़ में मंद प्रकाश कार्य करता है, किस पर? तो सुग्राही कार्य करता है, ठीक है। अब आते हैं शंकु का उत्तरदायी होता है रंग, और शंकु का कार्य करता है किस पर कार्य करता है? तीव्र प्रकाश पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस है CO2, NO2, CH4, CFC, जलवाष्प, आयोजन आदि। ग्रीन हाउस क्या क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस है CO2, NO2, CH4, CFC, जलवाष्प, आयोजन आदि, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा 1 कम होता है, ठीक है। अब आते हैं VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है। तो प्रवणता बनाता है, किस पर बनाता है? तो त्वरण पर बनाता है दोस्तों, देख सकते हैं त्वरण पर बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा? त्वरित होगा। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है तो अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी है त्वरित है। रेलगाड़ी क्या है दोस्तों? त्वरित हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है। वे किसी भी
क्षण समान वेग होंगे। ठीक है। वृत्ताकार जो पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। ठीक है। अब आते हैं एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आकर्षण बल। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है किस पर? तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आकर्षण बल। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एकल आवृत्ति। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहेंगे? तो स्वर कहेंगे। एकल आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। एकल जो है आवृत्ति उसको उस ध्वनि को क्या कहेंगे? टोन कहेंगे। और अनेक आवृत्ति रहेगा, जो अनेक आवृत्ति ध्वनि को क्या कहेंगे? तो स्वर कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन, न कि कण की गमन के कारण। ठीक है। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ के गमन, न कि कण गमन के कारण। ठीक है। अब बताएं यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो क्या होगा? पहली से प्रबल परंतु त्वरत्व समान होगा। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। तो यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहले से प्रबल परंतु त्वरत्व समान होगा। ठीक है। अब आते हैं ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को क्या कहेंगे? तो प्राध्वनिक गति कहेंगे। ठीक है। प्राध्वनिक गति कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, छोटा हो गया। अब आते हैं खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, मिला लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंजा बनता है? तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। किसमें बिंदु स्रोत से ऊपर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है? तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। ठीक है। अब बताते हैं वाहन के पीछे के दृश्य को दिखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक से कम होगा। ठीक है। दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। ठीक है। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु उसमें दूर चला गया है। ठीक है। लड़का के नेत्र का निकट जो है बिंदु उसमें दूर चला गया है, इसलिए मानो कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए। ठीक है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। आगे पढ़ेंगे। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश जो है नीला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा
अन्य सभी विकर्णों के प्रकाश के तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है। तो नेत्र में अधिकांश प्रकीर्णन होता है दोस्तों तो स्वच्छ मंडल कार्निक से, स्वच्छ मंडल कार्निया से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल एवं पतला हो जाता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर करता है दोस्तों? तो केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर करता है। विद्युत शक्ति के मात्रा को व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत शक्ति के मात्रा को क्या व्यक्त किया जाता है? तो वोल्ट में एम्पियर से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसको दोबारा पढ़ लेंगे दोस्तों। विद्युत शक्ति के मात्रा को व्यक्त किया जाता है तो वोल्ट एम्पियर से किया जाता है दोस्तों। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है, विभक्त वाले बदलता है दोस्तों। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर होगा संकेंद्रीय वृत्त होता है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब आते हैं ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों के विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों के विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो कांच का सीट। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो कांच का सीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा का निर्भर करता है तो पवन की गति पर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको कहाँ तक पढ़ लिए दोस्तों? 59 तक पढ़ लिए। इसको हम ऐसे पढ़ कर लेते हैं केमिस्ट्री में। अब आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 60 से पढ़ेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री में 60 से पढ़ेंगे। तो प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन। प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन है दोस्तों। अब आते हैं किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होता है? तो रेशम सिल्क होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जा सकता है? तो तना। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जा सकता है? तो तना किया जा सकता है। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? तो फूल। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? तो फूल से किया जाता है। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी से। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी से। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर यान धाग कपड़ा। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर यार्न धाग कपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय। इंग्लिश में बोला जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। अब आते हैं शर्करा जो ग्लासेज है जल में होता है पूर्णतया घुलनशील होता है। शर्करा जल में होता है पूर्णतया घुलनशील होता है। ठीक है। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक से। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक से बना होता है। अब आते हैं कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है हस्तचयन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाता है तो थ्रेसिंग कहलाता है। अब आते हैं हवा के सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है? तो निष्पावन विधि से किया जाता है। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है दोस्तों? तो निस्तारण विधि से किया जाता है। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो निस्तारण विधि से किया जाता है। इसको समझ ली दोस्तों। तो इसमें कहता है कि मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से, किसकी विधि से? तो अवसादन विधि से। जो इसमें समझ लेते हैं दोस्तों। तो मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से किया जाता है और इसमें जो है निस्तारण विधि से किया जाता है। देखिए तो ऊपर स्थित ये जो मिश्रण में है से अवसादन और ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो निस्तारण विधि से किया जाता है दोस्तों। समझ गए? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़नी दोस्तों? तो 72 तक पढ़ लिए। अब 73 आएंगे। 73 हम लाते हैं दोस्तों। 72 तक पढ़नी है, 73 से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो 73 से हम स्टार्ट करते हैं। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है नियंत्रण कहलाता है दोस्तों। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है निस्यंदन कहलाता है। ठीक है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो मंथन। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो मंथन से किया जाता है। अब आते हैं मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो निस्तारण एवं निस्पंदन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। पानी से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। बर्फ ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बन जाता है? तो वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। अब आते हैं बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है। क्या उदाहरण है दोस्तों? तो वाष्पीकरण और संघनन है। अब आते हैं मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। मोमबत्ती का जलना। अब आते हैं मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती के जलते समय तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन जो है
जो एक बार किसी को बिगड़ने के बाद दोबारा वापस आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन एक बार जो जल गया फिर दोबारा नहीं बन सकता है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब आते हैं चपाती। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक एवं रासायनिक है, दोनों है दोस्तों। अब आते हैं पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 2 गिलास है दोस्तों। बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद। बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऊंचे पहाड़ पर क्या होता है दोस्तों? तो कमी ऑक्सीजन जो है कमी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको ही बड़ा कर लेते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए थे? 84 तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे 85 तक। 85 से बड़ा कर लेते हैं। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन N। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आता है? तो मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकालने के कारण। मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकालने के कारण दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से। रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से होता है दोस्तों। अब आते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, परदुनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस आदि। ठीक है, कृत्रिम अम्ल क्षार संयुक्त सूचक है मिथाइल ऑरेंज, फेनोफथेलिन आदि है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें है संकेतक अम्ल क्षार, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें है ये जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होता है दोस्तों? तो लाल होता है और क्षार में नीला होता है। अब आता है मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल कैसा होता है? तो लाल होता है और मिथाइल ऑरेंज का क्षार कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक है, फेनोथेलेनिन का अम्ल होता है रंगहीन होता है और फेनोथेलेनिन का क्षार होता है गुलाबी होता है। ठीक है, हल्दी का अम्ल कैसा होता है? तो पीला या नीला होता है अम्ल। और क्षार कैसा होता है दोस्तों? तो लाल होता है। हल्दी का क्षार कैसा होता है? तो लाल होता है और अम्ल कैसा होता है? तो पीला। ठीक है, अब आते हैं पीला लाल पढ़ लिए। अब आते हैं गुड़हल का पुष्प अम्ल में कैसा होता है? तो गुलाबी होता है और क्षार में कैसा होता है? तो हरा होता है। गुड़हल का पुष्प अम्ल कैसा होता है? तो गुलाबी होता है और हरा कैसा होता है दोस्तों? क्षार कैसा होता है? तो हरा होता है। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हें थोड़ा सा कुछ हट गया क्या? थोड़ा सा कर लेता हूँ, सब बैठाना पड़ता है दोस्तों। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बनिक पदार्थ एवं अम्ल मिलाया जाता है कार्बनिक पदार्थ अम्ल। ठीक है, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है काई लीचेन से। ठीक है, अब आते हैं गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो लोहा। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है दोस्तों? तो लोहा से। ठीक है, अब आते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ना गड़बड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अवस्था
ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भौतिक का उदाहरण है दोस्तों। अब आते हैं लवण युक्त जल जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव डालता है? तो बढ़ाता है, जंग लगने पर बढ़ाता है। ठीक है। अब आते हैं मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है दिन और रात का। ठीक है। पृथ्वी पर जल कितना है? तो 71% है, लेकिन पीने का लायक कितना है दोस्तों? तो पीने लायक जल कितना है? तो 0.006% है पीने लायक। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक प्राप्त है? तो 50 लीटर। ठीक है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है रेत, महीन बजरी, मध्य बजरी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेयॉन का स्रोत है कास्ट लुगदी। रेयॉन का स्रोत है क्या है दोस्तों? तो कास्ट युगदी है। अब आते हैं पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिएस्टर और कपास से किया जाता है। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिएस्टर और कपास। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के काम आता है, पेट आता है दोस्तों। अब आते हैं जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो मृत जीव से आता है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 105 आगे दोस्तों। कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? तो केवल वनस्पति से। कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? तो केवल वनस्पति से होता है दोस्तों। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है किसे भगाने के लिए दोस्तों? तो मोथ कीट। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती किसे भगाने के लिए? तो मोथ कीट। ठीक है। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव है कोयला का। ठीक है। अब बताएं पेट्रोलियम का निर्माण उस जीवों से हुआ जिसका निवास स्थान था समुद्र। ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान था समुद्र था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बताएं वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तो ज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह कहलाता है ज्वलन ताप कहलाता है। अब आते हैं प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे कहते हैं वाष्पीयमान कहलाता है दोस्तों। वाष्पीयमान कहलाता है। ठीक है। वाष्पीयमान गैस बड़ा है द्रव से बड़ा, द्रव से छोटा ठोस है और द्रव से बड़ा वाष्पीयमान गैस है। ठीक है। ज्वलन ताप गैस है, ज्वलन ताप गैस से बड़ा द्रव है और द्रव से बड़ा ठोस है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर उत्पन्न करता है MgO ऊष्मा प्रकाश। ठीक है। सबसे स्वच्छ ईंधन है H2। सबसे स्वच्छ ईंधन है H2। उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन CNG है। उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन CNG है। ठीक है। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना कहलाता है मरुस्थलीय कहलाता है। उपजाऊ जमीन का मरुस्थलीय में बदलना कहलाता है मरुस्थलीय कहलाता है। ठीक है। जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संचरण कहलाता है क्या कहलाता है? तो जैव मंडल कहलाता है।
वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार से शुद्ध जल मिलता है आसवन कहलाता है। वाष्पन विसरण और गैस का प्रकाश ताप प्रकार। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। वाष्पन विसरण और गैस का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घड़ा का पानी ठंडा होता है। घड़ा का पानी कैसा होता है तो दोस्तों? तो ठंडा होता है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया रुद्धोष्म से होता है। ठीक है, अब आते हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से खोजा हुआ है। तो परमाणु की नाभिक रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से खोजा हुआ है परमाणु की नाभिक। किसने परमाणु की तुलना और सौर परिवार से किया? रदरफोर्ड। किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया? तो रदरफोर्ड किया। ठीक है, अब आते हैं एथिल एथेनोएट CH3 C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं। दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक हैं। एथिल एथेनोएट CH3 C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं। दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते एक संयोजकता वाला तत्व होता है धातु या अधातु होता है। एक संयोजकता वाला तत्व होता है, कैसा होता है दोस्तों? धातु या अधातु होता है। ठीक है, परमाणु मॉडल का क्रम कैसा है दोस्तों? तो देख सकते हैं J.J. थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर है दोस्तों। इसके बाद नील बोर है। ठीक है, अब आते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी विकिरण से होता है तथा यह समताप मंडल में तो इसमें छिद्र का अर्थ होता है O3 परत का पतला होना। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है तथा यह समताप मंडल में है, तो इसमें छिद्र का अर्थ होता है O3 प्राप्त का पतला होना। ठीक है दोस्तों, कार्बन का सही क्रम है वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में अकार्बनिक कार्बन। ऐसा है दोस्तों कार्बन का सही क्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बर्फ 128 पढ़ेंगे। बर्फ एवं वायु प्रकृति में होते हैं तो समांगी होते हैं। बर्फ एवं वायु प्रकृति में कैसा होता है दोस्तों? तो समांगी मिश्रण होते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा। कैसा होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड? तो वृद्धि रोकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत लंबी हो गया है। ठीक है दोस्तों, और छोटा। और बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अस्टेली क्यों हो जाते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनाने के कारण। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात होती है तो 2:1 होती है।
ठीक है। पारा के स्थान पर गैलेस्टीज का, कोलतार के स्थान पर बुटेमेनेन का, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो लेड एसीटेट का किया जाता है, लेड एसीटेट का। इसको दोबारा पढ़ेंगे। पारा के स्थान पर गैलेस्टीज का, कोलतार के स्थान पर बिटुमेनन का, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड एसीटेट का। ठीक है, लेड एसीटेट का। अब आते हैं तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग होता है, तो हीलियम एवं नाइट्रोजन। ठीक है। अब आते हैं जब परखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है। कैसा बनता है? तो ताप बढ़ता है दोस्तों। ठीक है। NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? तो धोवन एवं बेकिंग सोडा, धोवन एवं बेकिंग सोडा पर किया जाता है। NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? तो धोवन एवं बेकिंग सोडा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं किसका मिश्रण है? तो टार्टरिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का। अब आते हैं मानव लार्व एवं मुख्य अम्लीय एवं इनामेल तथा टूथपेस्ट होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो क्षारीय होता है। ठीक है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता एक्वारेजिया में होता है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता कैसा होता है दोस्तों? तो बढ़ता है। और एक्वारेजिया जो है नहीं होता है, एक्वारेजिया सोना घोलता है। और अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता कैसा होता है? तो इसका ये हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है। अब आते हैं सोना घोलता है, सोना घुलता है तो एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है। सोना घुलता है तो एक्वारेजिया में घुलता है, इसमें एक्वारेजिया में। ठीक है। अब आते हैं HCl का जलीय विलयन होता है H3O प्लस Cl यानी क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। और ये 17 में क्लोरीन होता है दोस्तों। क्लोर क्षारक परक्रम अभिक्रिया है NaCl H2O से बनता है NaOH प्लस Cl2। ये क्लोर क्षारक परक्रम अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? तो Fe3O4 बनता है। ठीक है। Fe3O4 बनता है। कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है? तो H2। ठीक है। इसका PDF दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कम्युनिटी में डाल देंगे। ठीक है। धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु Mn एवं Mg को छोड़कर से क्रिया कर H2 नहीं देगा? तो HNO3। ठीक है, HNO3। आगे बढ़ेंगे। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो HCl है, आयनिक यौगिक नहीं है। HCl है कैसा है दोस्तों? तो ये आयनिक यौगिक नहीं है। तो Au Ag तथा Pt प्रकृति में पाया जाता है मुक्त अवस्था में। अब बताते हैं कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? तो CuSO3 के निर्माण के कारण होता है। कौन धातु गलती अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो Na तथा Ca। ठीक है। मिश्र धातु है समांगी मिश्रण। मिश्र धातु कैसा है? तो समांगी मिश्रण है। अब आते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड बनता है एल्युमिनियम ZnPbSn। अब आते हैं निकेल अथवा
पैलिडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति के तेल से घी बनना उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। उदाहरण कैसा होता है तो संकलन अभिक्रिया का है। अब आते हैं एथेनॉल। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनाता है, सोडियम एंथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। अब आते हैं एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है इथाइन है। अब आते हैं अष्टक नियम न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में दिया, जिसमें सारणी 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त होता है तथा यह नियम कहाँ तक लागू है तो Ca कैल्शियम। ठीक है। मेंडलीव ने आवर्ती सारणी 1869 में दिया, जबकि यह जर्मन पत्रिका में 1871 में छपी। उस समय तत्व की संख्या था 63 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ा कर लेते हैं इसको दोस्तों। हिल जाता है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है तो सर्वाहारी। ठीक है। अब आते हैं मधुमक्खी किस से शहद बनाती है तो मकरंद से। ठीक है। केला एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जो है क्रमशः फूल तना फल है। अब आते हैं छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है तो दुग्ध से। अब आते हैं दूध में क्या नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी। दूध में क्या नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी एवं आहार फाइबर। ठीक है। अब आते हैं ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल आदि। वसा में तेल, घी आदि। और प्रोटीन में पनीर, दाल आदि। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है संतुलित आहार लेकर। किस रोका जाता है दोस्तों संतुलित आहार लेकर रोका जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको इधर थोड़ा रहेगा। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है तो असंतुलित आहार लेकर। ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है। यह कौन सा रंग देगा तो बैंगनी देगा। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है तो बैंगनी किया जाता है दोस्तों। कौन सा रंग देगा तो बैंगनी देगा। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण I2 से किया जाता है। यह कौन सा रंग देगा तो नीला काला देगा दोस्तों। ठीक है। 164 तक पढ़ लिए, अब 165 आएंगे ना। 164 के बाद 165 इधर है दोस्तों। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसके कमी के कारण होता है तो प्रोटीन। मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी से होता है तो विटामिन सी। मसूड़ों से खून का निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी या घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी के से होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। अब आते हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है। कमी किस रोग का लक्षण है दोस्तों तो बेरी B1 बेरी। ठीक है। समानांतर जो है पैरेलल सीरीज विन्यास वाले पत्ती के पौधा का जड़ होता है, रेशेदार होता है। समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधा का जड़ होता है, रेशेदार होता है दोस्तों। अब आते हैं जालीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होता है, मूसला होता है। अब आते हैं कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, वह कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों तो लता कहलाता है, लता। अब आते हैं
प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं, यह कार्य है पत्तिका। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं, यह कार्य है पत्तिका है। ठीक है। अब आते हैं पत्तिका का प्रमुख भाग या एवं कार्य है परिवृत्ति। पत्ती को तने से जोड़ता है। अब पटल जो है पत्ती को हरा चपटा भाग है और किनारा जो है पत्ती को आकार देता है। ठीक है, किनारा। आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ लेंगे दोस्तों? तो 172 तक पढ़ लेंगे, 173 पढ़ेंगे। इसको बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा ठीक है? ठीक है, नहीं और छोटा। ठीक है दोस्तों, फूल के मध्य भाग का निर्माण होता है कलंक होता है। कलंक शैली एवं अंडाशय होता है। ठीक है। शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ करता है। शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ करता है। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो अचल जोड़ है दोस्तों। अब आते हैं पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं? तो पानी में आसानी से तैरने के लिए। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं? तो पानी में आसानी से तैरने के लिए पहनते हैं दोस्तों। अब आते हैं घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर। ठीक है, घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर से। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उदाहरण होता है? तो 2। अब आते हैं रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषताएं होती है? तो जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति होता है। रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषताएं होती है? तो जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है धारा रेखीय एवं फिसलन भरा। अब आते हैं केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो त्वचा। केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो त्वचा। ठीक है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों समय होता है। अब आते हैं उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है। यह प्रक्रिया होता है पौधा। यह प्रक्रिया पौधा एवं जंतु दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जैविक घटक कहते हैं जिसमें जीवन है। जैविक घटक किस कहते हैं दोस्तों? जिसमें जीवन है। ठीक है। अब आते हैं जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन। अब आते हैं रेगिस्तानी जीवों में होता है बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र शुष्क मल। ठीक है। पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है जल वाष्प का। ठीक है। जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार है वर्षा जल का संचयन। ठीक है। केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो कृमि खाद कहलाती है। रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम है गड्ढे के तल को रेत से ढक दे, कचरे को गड्ढे में डाल दे। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा गड्ढे को बोरिया घास से ढक दे और कड़ी डालें। ठीक है। अब आते हैं वे जीव जो प्रकृति रूप से
कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? तो स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो स्वपोषी कहलाता है। अब बताएं किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो CO2, H2O, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है। पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है किसके लिए? तो N2 के आवश्यकता के लिए, N2 की आवश्यकता के लिए फंसाता है। ठीक है। अब आते हैं दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है सहजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सहजीवी कहलाता है। बताइए कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो चवर्णक और अग्रज वर्णक। ठीक है। अब बताते हैं पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय। ठीक है, ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय। ठीक है। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय में नहीं होता है पाचन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 196 पढ़ेंगे दोस्तों। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा। अब आते हैं छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो विली। अब आते हैं अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है भोजन और संचलन दोनों। अमीबा में बनावटी में पैर का कार्य है भोजन और संचलन दोनों। अब आते हैं जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली, पूर्णवाचन। ठीक है, पूर्णवाचन। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है तो निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली, पूर्णपाचन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज। ठीक है, मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज। ठीक है। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। ठीक है। पौधों से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है तो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? तो प्रोटीन का। ठीक है। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में एसिड न कि एसिड में पानी। ठीक है, एसिड में पानी। गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? तो कॉलीफॉर्म। जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा होता है तो भरपूर अधिक। ठीक है। मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिकतम होता है? तो ये क्षितिज होता है। ठीक है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? तो ऊपरी मिट्टी का। ठीक है, मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे बचाना है दोस्तों? तो ऊपरी मिट्टी का। ठीक है। अब आते हैं अवायवीय अनॉक्सी श्वसन का उत्पादन है तो इथाइल एल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल। ठीक है। मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पादन है केवल लैक्टिक अम्ल है दोस्तों। इसमें समझ लें नोट्स में। तो ऑक्सीश्वसन जो है, ऑक्सीश्वसन में पहला होगा आंशिक रूप से O2 लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा होता है और O2 की अनुपस्थिति में होता है इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सांस छोड़ते समय पसलियाँ गति करता है नीचे और अंदर। सांस छोड़ते समय पसलियाँ गति करता है नीचे और अंदर करता है।
केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा होती है नरम और पतला होता है। अब आते हैं वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो मूत्र मार्ग कहलाता है। अब आते हैं वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मूत्रवाहिनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मूत्रवाहिनी। वह पेशीय नली जिसमें मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है वह कहलाता है मूत्रवाहिनी कहलाता है। अब आते हैं रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो कोशिका। रक्त और ऊतक धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर के किस भाग में अस्वेद ग्रंथियां नहीं होती है? तो होठ लिप्स। ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में स्वेद ग्रंथियां नहीं होती है? तो होठ लिप्स। ठीक है, किस बल के द्वारा पौधा में पानी नीचे से ऊपर जाता है? तो सक्शन चुस्क बल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा होगा? तो यूरिया होगा। अब आते हैं पौधा में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो बीज एवं फूल। अब आते हैं विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है एक से अनेक बीजांड। ठीक है, परागन क्या है दोस्तों? तो परागकोश से वर्तिकार्ग तक परागकण का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं? तो जंगल। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं दोस्तों? तो जंगल कहते हैं। अब आते हैं तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है तो शीर्ष क्रोवन। ठीक है, सीवेज मुख्य रूप से है तरल अपशिष्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। घरों या सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पादप को कहते हैं गंदी नली की व्यवस्था कहते हैं। घरों या सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पादप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गंदी नली की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो तना प्रकंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है पर इसमें कौन सा गुण नहीं होता है? तो संतुलित पोषक पदार्थ। अब आते हैं भारत में मानसून का समय है जून सितंबर। भारत में मानसून का समय कैसा है दोस्तों? तो जून सितंबर में होता है। अब आते हैं विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है जिसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। यह जनन करता है केवल परपोषी के कोशिका में करते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रेड या किण्वन में कौन सा गैस निकलता है? तो CO2। ब्रेड या किण्वन में कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो CO2 निकलता है। अब आते हैं रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो लुप्त पारे पादप और प्राणी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कोशिका के विभिन्न भागों के लिए शब्द है कोशिका अंगक। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है कोशिका अंगक है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार होता है गुणसूत्र और जीन होता है। लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार होता है गुणसूत्र और जीन होता है। ठीक है। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है तो माइक्रोमीटर। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है तो माइक्रोमीटर। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है कोशिका का झिल्ली में से। अब बताएं कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है? तीनों में होता है दोस्तों। तो कोशिका झिल्ली तीनों में कैसा होता है? कोशिका झिल्ली होता है। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है तो लेकिन केंद्र नहीं? जीवाणु। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्र नहीं? तो जीवाणु में। ठीक है। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाओं का होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है तो निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मोकलन द्वारा। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मोकलन द्वारा। युग्मक निषेचन होकर युग्मनज बनता है तो युग्मनज विकसित होकर बनता है भ्रूण बनता है। टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कयांतरण कहलाता है। कयांतरण के लिए आवश्यक तत्व है तो I2 है। ठीक है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन। केवल एक जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है भूपट्टी में। अब आते हैं प्रभात तारा भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। प्रभात का तारा भोर का तारा कहते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? तो शुक्र को कहते हैं। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण है वायु प्रदूषण। ठीक है। वायु प्रदूषण है। आगे बढ़ेंगे। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की भी सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका फूल जाती है। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका फूल जाता है। ठीक है। गुणसूत्र बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन से। गुणसूत्र बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। अल्प प्रसरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़न कहलाते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहलाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? तो एकल। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है? तो अंतद्रव्यीय जालिका में बनता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है? तो चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका। चिकनी अंतद्रव्यीय जालिका। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है दोस्तों? तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका करते हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक कहलाता है तो केंद्रक कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो गोल्जी उपकरण कहलाता है दोस्तों। गोल्जी उपकरण। अब आते हैं अमीबा। अमीबा में किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है? तो कोशिकता से करता है। कोशिकता से करता है दोस्तों। ठीक है। केंद्रक के अलावा DNA कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में।
ठीक है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कहा था? तो बिरचो ने कहा था, ठीक है, बिरचो ने कहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम है, ठीक है। अब आते हैं मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका होता है, मृत होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में मृत होता है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, अब पता चल रहा है दोस्तों। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका होता है, मृत होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है, पसर विभाज्ययोग्यता होता है दोस्तों। अंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण बिल्ली द्वारा होता है तथा वह कौन सा उपकला कोशिका है? तो स्तंभाकार उपकला है, ठीक है। चिकनी पेशिया एवं हृदय पेशिया उदाहरण है अनैच्छिक पेशिया का है। अब आते हैं संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है पेशियों में पाया जाता है। कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? तो गर्तिका एरियोलर होता है दोस्तों, गर्तिका एरियोलर होता है। इसको दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? तो गर्तिका एरियोलर होता है। वह पेशिया ऊतक जो जीवन भर बना थक के काम करता है, हृदय पेशी करता है, ठीक है। ओलेयम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ है ओलेयम तंतु। ओलेयम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ है ओलेयम तंतु है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है दोस्तों? तो किस पर हो जाता है बताइए? तो सहचर कोशिका में, ठीक है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है? सहचर कोशिका में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है, क्यूटिल त्वचा करता है, ठीक है। अब बताएं कर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस के पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो सुबेरिन से हो जाता है दोस्तों, ठीक है, सुबेरिन। अब बताते हैं स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किसके उपस्थिति के कारण संभव होता है? तो संवहन ऊतक। अब बताते हैं इकाइनोडर्मेटा है पूर्णतः समुद्री जीव पर, ठीक है। इथ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों। अब आते हैं शक्ल पाया जाता है पीसीज एवं सरीसृप में। शक्ल पाया जाता है तो पीसीज एवं सरीसृप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 276 आएंगे। 276 में बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों कि छोटा, ठीक है। अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग पैर कहलाता है, नाल पाद कहलाता है। जीवों के नामकरण की वृद्धि की शुरुआत किया लिनियस ने किया। संपूर्ण रूप से उपस्थायी का बना कंकाल होता है शार्क का, ठीक है। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था डार्विन ने लिखा था। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था डार्विन ने लिखा था। डेंगू एड्स इन्फ्लुएंजा खसरा विषाणु से होता है। तो टाइफाइड एंथ्रेक्स हैजा काली खांसी होता है किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। डेंगू एड्स इन्फ्लुएंजा खसरा विषाणु से होता है, किससे तो होता है दोस्तों? तो खसरा विषाणु से होता है, ये विषाणु से,
ठीक है। डेंगू, एड्स, फ्लूएंजा, खसरा विषाणु से होता है। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी होता है, किससे होता है दोस्तों? तो जीवाणु से होता है, ये जीवाणु से होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रति विषाणु औषधियात्म बनाना कठिन होता है, क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम या नहीं होता है दोस्तों, बहुत कम या नहीं होता है, ठीक है। अब बताते हैं जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसके उपस्थिति में संभव नहीं है? तो ऑक्सीजन। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसके उपस्थिति में संभव नहीं है? तो ऑक्सीजन। वर्षा प्रतिमान निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर, उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर करता है दोस्तों। अब आते हैं बंजर सैक। बंजर सैक पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होता है? किसका वृद्धि होता है दोस्तों? तो मॉस का होता है, ठीक है, मॉस का। अब आते हैं, इसको पढ़ेंगे। बास इंडिक्स बॉस बुबेलिस भारतीय नस्ल है, तो जर्सी एवं ब्राउन न्यूस है विदेशी नस्ल से। बॉस इंडिक्स बॉस बुबेलिस भारतीय नस्ल है, तो जर्सी एवं ब्राउन स्विस है विदेशी नस्ल है दोस्तों। ये जो विदेशी नस्ल है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बॉस इंडिक्स और बॉस बुबेलिस है भारतीय नस्ल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कटला मछली जल की सतह से, रोहू मध्य से, तो मृगल एवं कोमल कार्प तालाब के किस भाग से भोजन प्राप्त करता है? तो तली से करता है, ठीक है। किसका करता है दोस्तों? तली से करता है। किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? तो कवक। किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करता है? तो कवक करता है दोस्तों। अब आते हैं मानव आहार नल का सही क्रम है। मानव आहार नल का सही क्रम है मुख्य, ग्रासनी, ग्रेसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत है। अब आते हैं अमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण? तो श्लेष्मा के कारण, श्लेष्मा के कारण, मेकुस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं यकृत पित्त स्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहता है तथा छोटी आंत में आकर मिलता है, ठीक है। यकृत पित्त स्राव करता है और जो पित्ताशय में जमा रहता है, किस में रहता है दोस्तों? तो पित्ताशय में जमा रहता है, तथा छोटी आंत में कैसा रहता है? तो आकर मिलता है, छोटी आंत में आकर मिलता है, कुछ ही। तो यकृत पित्त स्राव, ठीक है। अब आते हैं अंतःश्वसन के दौरान वायु का प्रवाह होता है नासादार, ग्रीष्णी, कंठ, श्वासनली, कुपिकाएं से, ठीक है। अंतःश्वसन के दौरान वायु का प्रवाह होता है नासादार, ग्रीष्णी, कंठ, श्वासनली, कुपिकाएं से, ठीक है। अब आते हैं श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है अलेवेओली, ठीक है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हिपोकैम्पस, एक्सिजेटिक एनाबस, ठीक है। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र के इकाई न्यूरॉन है, तो वृक्क का इकाई कैसा है? तो नेफ्रॉन। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो H2O से। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो H2O से। अब आते हैं जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो पौधा में संचित ऊर्जा होता है स्टार्च होता है। जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो पौधा में संचित ऊर्जा में होता है स्टार्च होता है। पौधा में रंध्र गुलना एवं बंद होना निर्भर करता है कोशिका के भीतर,
किस पे करता है? तो कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर, कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर करता है। ठीक है। पौधा में रंध्र गुलना एवं बंद होना निर्भर करता है कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर। ठीक है। न्यूरॉन में विद्युत आवेश दिशा होता है। डेंड्राइट कोशिकाएं एक्सॉन छोर होता है। न्यूरॉन में विद्युत आवेश देता है डेंड्राइट कोशिकाएं एक्सॉन छोर। ठीक है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो एक्सॉन छोर पर। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो एक्सॉन छोर पर बदलता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। परिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम है ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, पेशी। परिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम है ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, पेशी। ठीक है। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो मेडुला से। मेरुरज्जु निकलता है तो मेडुला से। मेरुरज्जु निकलता है तो मेडुला से निकलता है। पौधों में एबिसाइसिक अम्ल का मुख्य कार्य है वृद्धि को संदर्भित रोक करना। ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल कहलाता है सिनेप्स कहलाता है। मानव में जब प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो किसमें होता है दोस्तों? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ठीक है। अब आते हैं पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम है परागन, निषेचन, भ्रूण, निषेचन। पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम है परागन, निषेचन, भ्रूण, निषेचन। ठीक है। प्लेनेरिया में द्विखंड एवं प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। प्लेनेरिया में द्विविखंडन एवं प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन होता है। अब आते हैं राइजोपस उन नलिकार सूत्र जैसे संरचना जिस पर बीजाणु धमनियाँ होता है वह कहलाता है हाइफे कहलाता है। अब आता है प्रागनली की लंबाई किनके बीच की दूरी होता है? तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड। प्रागनली की लंबाई किनके बीच की दूरी होता है? तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर। ठीक है। किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होता है आवाज़ का भारी होना। किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होता है आवाज़ का भारी होना। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है वह कहलाता है रजोधर्म कहलाता है। स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है वह कहलाता है रजोधर्म कहलाता है। अब आते हैं जनन में शुक्राणु का परिवहन होता है वृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग होता है। ठीक है। मेंडल के F1 के बीज था गोल और पीले हैं। ठीक है। गुणसूत्र में आकार होता है कैसा होता है? तो X बड़ा Y। अब आते हैं नए स्पीशीज का निर्माण होता है DNA एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। नए स्पीशीज का निर्माण होता है
डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। ठीक है। अब आते हैं F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौना पौधा का अनुपात होता है 3:1 होता है। अब आते हैं विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया। अब आते हैं 317 पढ़ेंगे दोस्तों। समजात अंग की उत्पत्ति समान एवं संरचना एवं कार्य विभिन्न होता है, जैसे घोड़ा का पैर एवं मानव का हाथ। समजात अंग की उत्पत्ति समान एवं संरचना एवं कार्य विभिन्न होता है, घोड़ा का पैर एवं मानव का हाथ। ठीक है। समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग एक कार्य समान होता है, जैसे पक्षी एवं चमगादड़ का पंख। समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग एक कार्य समान होता है, पक्षी एवं चमगादड़ का पंख। पक्षी एवं चमगादड़ का पंख। ठीक है। अब आते हैं तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र प्राकृतिक परिवर्तित। फिर से पढ़ते हैं। तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र, प्राकृतिक परितंत्र एवं खेत बगीचा आदि उदाहरण हैं कृत्रिम परितंत्र का। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ठीक है। परितंत्र में शामिल होता है सभी सजीव एवं निर्जीव। परितंत्र में शामिल होता है सभी सजीव एवं निर्जीव होता है। ठीक है दोस्तों। सूर्य से पौधा सिर्फ 1% ऊर्जा ले पाता है, जबकि आगे सभी जीव 10% ऊर्जा ग्रहण करना है। यह नियम दिया था लैंडमान ने। ठीक है। अब आते हैं निम्न पोषी स्तर पौधा में ऊर्जा है अधिक होता है। अब आते हैं परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय होता है। अब आते हैं जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कौन बदलता है? तो अपघटक बदलता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अपघटक बदलता है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कौन बदलता है? तो अपघटक बदलता है। विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन है वन। अब आते हैं 3R क्या है? तो रिड्यूस कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण। अब आते हैं रिस्यूज पुनः उपयोग। ठीक है। अब आते हैं गैप क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान। गैप क्या है? GAP क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान। ठीक है। आज इतना ही तक लास्ट हो गया दोस्तों। तो इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि और आगे अच्छा वीडियो बनाकर ला सकूं, अच्छा वीडियो बनाऊं। ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही है। थैंक यू।